तो एक्चुअल में नाम ही है, काइनेटिक्स का मतलब हुआ है रेट के बारे में, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, राइट, उसका एनालिसिस करेंगे। करेक्ट है? तो एक लाइन लिख लीजिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals factor affecting rate of reaction, comma, order of reaction and mechanism of reaction। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शन का रेट के बारे में थोड़ा एनालाइज करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है उसके बारे में सोचेंगे, राइट, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म तो ऑलरेडी हम लोग के दिमाग में रहता है कि हाँ मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, और मैकेनिज्म केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, तो मोटा मोटी लेता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट आप तभी बता सकते हैं जो वो आप जिसका आप एक्चुअल में रेट कंट्रोल कर सकें। बहुत फास्ट रिएक्शन का आप नहीं बता सकते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है कि वो रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने के लिए रिएक्शन आपके कंट्रोल में अगर रहेगा ही नहीं तो आप रेट उसका मैकेनिज्म भी नहीं कर सकते हैं क्लियर कट। इसका मतलब स्लो रिएक्शन का ही क्लियर कट मैकेनिज्म बता सकते हैं, राइट। और तीसरी बात है कि जनरली केमिकल काइनेटिक्स का एनालिसिस तरीके से करने के लिए रिएक्शन शुड बी स्लो, नॉट वेरी वेरी फास्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन आपके कंट्रोल में रहेगा ही नहीं, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन आप कंट्रोल में या आप सही तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ जो क्लास स्टार्ट हो गया है वहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, और केमिकल काइनेटिक्स से सेकेंड टर्म में क्वेश्चन डैम से रहेगा ही रहेगा, और अच्छा खासा वेटेज का रहेगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब आप क्या समझते हैं? तो एक्चुअल में रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, करेक्ट है। तो जितना भी रिएक्शन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसके अंदर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है मुझे नहीं पता है, वो अलग बात है, बट इतना तो पता है कि इस इक्वेशन से दिस इक्वेशन, अभी लिखना नहीं है मैं लिखवा दूंगा, दिस इक्वेशन क्लियरली इंडिकेट दैट कि एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे से इसका अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और एज टाइम पास है इसका टाइम के साथ अमाउंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि रेट, इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। और डिक्रीज, मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंज नहीं, डिक्रीज ऑलवेज होता है इनिशियल माइनस फाइनल, इट इज काइंड ऑफ लॉस, राइट। डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरी बात है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, मान लेते हैं किसी रिएक्शन में ए है, बी है, सी है एंड डी है, ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू सी एंड डी, तो आपके पूरे रिएक्शन का जो आपका सिस्टम है उसमें 4 सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन उस चारों में से किसी के भी रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ गया, वी कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ओनली रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट बोथ, तो दोनों के रेस्पेक्ट में। लिखिए एक लाइन, दिस इक्वेशन, अबाउट दिस इक्वेशन क्लियरली इंडिकेट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, reactants are consumed
while products are formed, reactants are consumed while products are formed, comma, as a result concentration of reactant decreases with time. As a result the concentration of reactant decreases with time and the concentration of product increases with time. उस लाइन को छोड़कर नेक्स्ट फ्रेश लाइन से स्टार्ट कीजिएगा। ये आपका अच्छा सेकेंड टर्म तो सब्जेक्टिव रहेगा ना, सेकेंड टर्म का पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्टिव। अरे फर्स्ट टर्म के लिए कुछ टेस्ट जो ले रहे थे, हालांकि बात लास्ट में तो कुछ लोग ज्वाइन करते थे, लेकिन ज्वाइन किया कीजिएगा, उससे फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो उसका आइडिया लग जाता है टाइम मैनेजमेंट का। तो सेकेंड टर्म का जो टेस्ट लूँगा उसमें ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर रह भी गया है तो वहाँ पे पूरा बढ़िया से, और सेकेंड टर्म में सब्जेक्टिव रहेगा तो उसमें बढ़िया से तरीके से लिखना पड़ता है, तो प्रैक्टिस यहाँ से करके जाइएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, लिखिए, ये मैं डिफिनेशन दे रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, the increase in molar concentration of product per unit time, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, और डिक्रीज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। चलिए यहाँ देखिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट थिंग किसके टर्म में डिफाइन करेंगे, मोल के टर्म में, मास के टर्म में, या मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, मोलरिटी के टर्म में। करेक्ट है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है, करेक्ट। तो R इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, करेक्ट। ये क्या हो गया, तो इंक्रीज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज भी क्या होता है, दैट्स वाई मैंने ऐसे लिख दिया, राइट। और रेट आपने तक जहाँ पे आप रेट बोलते हैं तो रेट एक पॉजिटिव सेंस है, राइट। और ये किसके टर्म में होगा, प्रोडक्ट के टर्म में, बट रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइन है, रिएक्टेंट के टर्म में डिफाइन होगा, या दोनों के टर्म में। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर 4 केमिकल सब्सटेंस, मोर देन 4 या 4 जो भी है, जितना भी रहेगा उसमें किसी के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन होगा। तो मान लेते हैं कि सर यहाँ पे तो 2 है, तो बी के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे और ए के रेस्पेक्ट में जो निकालेंगे वो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। तो आप बोल क्या रहे हैं, आप बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का बात कर रहे हैं, तो पूरा रिएक्शन का रेट चाहे बी के टर्म में निकालिए या ए के टर्म में, डिफरेंट वैल्यू देगा या सेम वैल्यू देगा, सेम वैल्यू देगा, करेक्ट है ना। इसका मतलब R इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, बट यहाँ से जो R मिलेगा स्टूडेंट, ये क्या रहेगा, देखते हैं हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो बोलते हैं एवरेज वी एक्स, और डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, बोले इंस्टेंटेनियस वी एक्स। वैसे ही ये जो मिलेगा वो क्या रहेगा, एवरेज रेट, करेक्ट। और इसी को अगर हम लोग ऐसे कर देते,
तब इसको क्या बोलिएगा? यस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए, जो मैंने डिफिनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये सही है? नहीं सही है। देखिए मैंने डिफिनेशन में क्या दिया था, डिक्रीज ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, राइट? तो डिक्रीज होता है इनिशियल माइनस फाइनल, बट मैं तो यहाँ पे डेल्टा लगा के रखा हूँ, तो ये है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल माइनस फाइनल करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करे कि हो जाए इनिशियल माइनस फाइनल? माइनस, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गलती से अगर आपने ये लिख भी दिया तो नहीं लगता है कि ये क्वांटिटी निगेटिव रहेगा? क्यों निगेटिव रहेगा? डेल्टा टी तो पॉजिटिव, बट इसका चेंज क्या रहेगा? निगेटिव। ये घट रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। दैट्स वाई मेक इट पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे? निगेटिव। दैट्स वाई देखिएगा एनसीईआरटी वगैरह में माइनस लिखा रहता है रिएक्टेंट के सामने, ठीक है? अब प्रोडक्ट के सामने क्या रहता है? प्लस रहता है। अब प्लस नहीं भी रहता है तो मतलब प्लस है, राइट? इसका मतलब कहने का सेंस है आर को मेक इट पॉजिटिव, करेक्ट? तो इस सेम ये क्या रहेगा? एवरेज। इसी को अगर हम लोग लिख देंगे ऐसे, तो डी ए बाई डी टी लिखें या माइनस डी ए बाई डी टी लिखें? माइनस डी ए बाई डी टी। देखिए अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का क्लास किए होंगे तो देखो इस टाइप का ग्राफ में बहुत सारा ड्रॉ किया था, राइट? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो मेन ग्राफ हम लोग यहाँ से अब देखेंगे। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि सर अगर आपको एक फ्रीडम दिया जाए कि केमिस्ट्री का एक सीक्वेंस, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाने से पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाना पसंद करूँगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाने के बाद केमिकल थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगेगा समझने में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक का रिएक्शन पढ़ाना है तो पहले मैकेनिज्म पढ़ाएंगे ना, तब ज़्यादा मैं कंफर्टेबल रहूँगा। आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, राइट? तो यहाँ देखिए, ये दो ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। कौन सा ग्राफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा ग्राफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यहाँ देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बी का अमाउंट टाइम के साथ बढ़ रहा है और ए का अमाउंट टाइम के साथ कम हो रहा है। तो नहीं रहता कि ए रिप्रेजेंट करेगा ए को, राइट? और ए किसे रिप्रेजेंट करेगा? बी को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट? एक मिनट, इसमें बहुत कुछ अभी है, बाद में रोकिएगा। एक मैं रफ आइडिया दिया हूँ। इज इट कंपल्सरी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इस तरीके से कर्व बनाकर ही डिक्रीज करेगा? हो सकता है इट माइट बी स्ट्रेट लाइन हो, करेक्ट? या ये जो इंक्रीज कर रहा है तो हो सकता है कि इट माइट बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो। लेकिन जो भी रहेगा, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या जो जिस फंक्शन से भी डिक्रीज करेगा तो नीचे की तरफ ही आएगा, और इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए अभी मुझे नहीं पता है कि ये फंक्शन किस तरीके से डिक्रीज करेगा, बस ये पता है कम हो रहा है। ये तो मैंने एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है? ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, देखिए स्टूडेंट, R इक्वल टू डी वी बाई डी टी को क्या हम लोग यहाँ पे ए भी बोल सकते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी? dV by dt is also known as what? Rate of
अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस? अपीयरेंस लिखिए। या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। और एक क्या रहेगा? यस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। लिखिए तो माइनस साइन इंडिकेट दैट, माइनस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट concentration of reactant decreases with time. Negative sign indicate that concentration of reactant decreases with time. ये कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों लगाए हैं, तो इसका बताने के लिए कुछ तो बताएंगे। ये तो पता है कि इसका रेट बनाने के लिए, मैथमेटिकली हम लोग जान गए, बट केमिस्ट्री के टीचर इसको ऐसे आप बोलते रहेंगे कि निगेटिव साइन इंडिकेट दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम। करेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपने गौर नहीं किया, यहाँ पे आर जब लिखे थे तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे थे, बट जब ये बात लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे आर नहीं लिखा हूँ, आर लिखने से बचे हैं। करेक्ट। चाहते तो आर इक्वल टू दिस लिख दे। इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। करेक्ट। तो यहाँ पे पूरा रिएक्शन का बात आपने किया या सिर्फ इंडिविजुअल बी का बात किया? बी का बात किया, राइट। इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अलग कॉन्सेप्ट है और रेट ऑफ रिएक्शन अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो लग रहा है कि सर सेम ही है, इसको बोल दिया रेट ऑफ अपीयरेंस, इसी को यहाँ पे आर बोले हुए हैं। करेक्ट। तो 10 मिनट के बाद एक क्लियर कट पता चल जाएगा कि भाई इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो लेकिन एक लाइन नोट कीजिए, इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर लीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट both are different concept. ऑनलाइन स्टूडेंट मैंने क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब एक साथ पूरे रिएक्शन का बात करते हैं। करेक्ट। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, पार्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट का बात करते रहते हैं। दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक मिनट, समटाइम्स कहीं कहीं पे दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, तो मैं बताऊंगा कहाँ पे सेम होगा और कहाँ पे सेम नहीं होगा। करेक्ट है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट हाँ ना बोलते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हाँ ना बोलने से ज़्यादा बढ़िया है कि अब तो कम से कम ऑफलाइन आना स्टार्ट कीजिए। कितना कोरोना के वेट कीजिएगा। अभी नहीं आएगा तो फिर मेन प्रिपरेशन पे भी इफेक्ट आ जाएगा, जिसके लिए आप 2 साल इतना मेहनत किए। चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखिए मेरा हेडिंग ही क्या है, इस हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो ऑलरेडी आप क्वेश्चन बैंक तो फॉलो करेंगे ना,
और आपके पास तो 12th का CBSE का बहुत पहले क्वेश्चन बैंक भी परचेस किए थे, फिर मैंने फर्स्ट टर्म के लिए भी आपसे परचेस करवाया। फर्स्ट टर्म में तो देख रहा था आपका पेपर, उससे भी मतलब बताने से मोटा मोटी बहुत आइडिया मिल गया है। तो सेकेंड टर्म का भी क्वेश्चन बैंक आ गया है, बहुत कम कीमत है लेकिन उसको ले लीजिएगा, कुछ तो आइडिया मिल जाएगा, ऑफिस में अवेलेबल रहेगा, कल से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उसमें दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ। पहला कैटेगरी रहेगा कि इफ लिखिए केस फर्स्ट, इफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1:1, इफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1:1, यहाँ देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें ए और बी का कोफिशिएंट क्या है, 1, राइट। तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 का मतलब है कि जितना भी मेरे रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितना भी है सबका कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो। लाइक 2 और 2 रहता तो क्या होता, ले देकर 1:1 हो जाता। इसका 2 सेकेंड में अगर मान लेते हैं, लेट अस सपोज इसका 2 सेकेंड में 5 मोल खत्म हो गया, तो इसका 2 सेकेंड में कितना बनेगा, इसका 2 सेकेंड में 5 मोल अगर खत्म हो गया है, करेक्ट, तो इसका 2 सेकेंड में 5 ही बनना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट 1:1 है। 1 मोल हम लोग सर अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप मुझे मोल मेथड में बैक कर लीजिएगा कि सर आपने तो बोला था 1 मोल से स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। तो इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, तब 5 मोल से क्या, तो इसका अगर 2 सेकेंड में 5 मोल कंज्यूम होता है तो इसका 2 सेकेंड में 5 मोल प्रोड्यूस होगा, तो 1 सेकेंड में इसका कितना, इसका मतलब इसका रेट हो गया 2.5 मोल पर सेकेंड डिसअपियरेंस का, और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया 2.5 मोल पर सेकेंड। तो इस केस में इसका या इसका रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्म डिसअपियरेंस दोनों डिफरेंट रहा या सेम रहा, सेम रहा स्टूडेंट, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वी तो बोलिएगा 2.5 मोल पर सेकेंड, और रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे तो दोनों का रेट डिफरेंट है या सेम है, सेम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या रहेगा, दोनों कॉमन हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम हो गया, राइट। इसका मतलब है कि जब आपका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 रहता है तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट दोनों ऑल आर इक्वल, सबका सब क्या रहता है, सेम रहता है, फर्क नहीं पड़ता है। वजह क्यों, क्योंकि सारे सब्सटेंसेस का रेट एक रहेगा, सारे सब्सटेंसेस का रेट क्या रहेगा। मान लेते हैं कि A + B कन्वर्टेड टू व्हाट, C + D, इसका 5 मोल खर्च होगा 2 सेकेंड में, तो इसका भी तो 5 खर्च होना पड़ेगा, इसका भी क्या खर्च होना पड़ेगा 5, इसका भी कितना खर्च, सॉरी इसका कितना प्रोड्यूस होगा 5, इसका भी कितना, तो सबका रेट कितना 2.5 पर सेकेंड, 2.5 पर सेकेंड, 2.5 पर सेकेंड, 2.5 पर सेकेंड। तो इसका इंडिविजुअल पूछें तब भी बोलेगा 2.5 मोल पर सेकेंड। अब पूरे रिएक्शन का तो सबका कॉमन वैल्यू लेते हैं, तो सबका कॉमन वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही तो है। दैट्स वाई जब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 रहेगा तो उस टाइम पे पूरे रिएक्शन का किसी एक पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का रेट बोलें, राइट, पूरे रिएक्शन का रेट बोलें या किसी एक पार्टिकुलर का बात करें, वैल्यू सेम मिलेगा। एक पार्टिकुलर का वैल्यू का बात करने का मतलब क्या, या तो प्रोडक्ट का बात कीजिएगा नहीं तो रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का बात करेंगे तो उसका फॉर्मेशन का रेट बोलेंगे, करेक्ट, और रिएक्टेंट का बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक लाइन लिख लीजिए। अभी समझ में आ गया मैंने क्या बोला। इफ स्टोइचोमेट्रिक, नीचे कंक्लूजन लिखिएगा, तो इफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आर 1:1 then rate of reaction and rate of formation of product, then rate of reaction and rate of formation of product
और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट ऑल आर सेम वैल्यू। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, सेकेंड केस लिख लीजिएगा। व्हेन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज नॉट 1:1, व्हेन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज नॉट 1:1, इसको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया, करेक्ट। बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड से लेकर प्रोडक्ट साइड तक क्या स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1:1 है? नहीं है। तो मान लेते हैं कि लेटर सपोज स्टूडेंट अगर इसका किसी टाइम में, सपोज कीजिए मेरा टाइम इंटरवल 2 सेकेंड ही है, बातों को समझिएगा, और इसका 2 सेकेंड में अगर 1 मोल खर्च हुआ, कितना मोल? 1 मोल अगर खर्च होता है तो उतना ही टाइम में इसका कितना मोल खर्च होगा? 3 मोल। अदरवाइज रिएक्शन होगा? इसका 1 मोल के लिए इसका 3 मोल चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैंने बोल दिया कि इसका 2 सेकेंड में अगर 1 मोल खर्च हुआ तो उतना ही टाइम में इसका कितना खर्च हो जाएगा? हाइड्रोजन का 3 मोल। और उतना ही टाइम में इसका कितना बन जाएगा? 2 मोल बन जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना रहा? 1/2, 0.5 मोल पर सेकेंड। और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना रहा? 1.5। तो यहाँ पे इस केमिकल, इस रिएक्टेंट का और इस रिएक्टेंट का दोनों का रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या इक्वल हुआ? इक्वल नहीं हुआ है, करेक्ट। और उतना ही टाइम में इसका कितना मोल बन गया? तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ? 1 मोल पर सेकेंड। तो नहीं लगता कि ऑल आर डिफरेंट वैल्यू, एक कॉमन वैल्यू नहीं है। यहाँ पे इसका डिसअपेरेंस होने का रेट कुछ और है, इसका डिसअपेरेंस होने का रेट कुछ और है, और इसका फॉर्मेशन का रेट कुछ और है, करेक्ट है ना? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो मान लेते हैं, यहाँ देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? सिर्फ अगर नाइट्रोजन के लिए बात कर रहे हैं और कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, ओनली इस पे फोकस किए हैं, करेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसको क्या बोलिएगा स्टूडेंट? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दोनों इक्वल है। यहाँ पे क्या दोनों कभी इक्वल होगा? दोनों इक्वल नहीं है। और फिर भी मुझे इक्वल कर देना है। क्या करने से इक्वल हो जाएगा? सर आपको नहीं था कि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपेरेंस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में 3 टाइम ज़्यादा है? मोल के टर्म में कितना टाइम ज़्यादा है? 3 टाइम ज़्यादा है। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा? ये कम है, ये ज़्यादा है ना, ये कम है, राइट। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करें। ये भी तो कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड कर दें, ये भी तो काम कर सकते हैं ना। 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 से डिवाइड कर दें। इक्वल हो गया। लेकिन यहां देखिए, इस पूरे सर्कल को क्या आप रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे भाई। आपने 3 से डिवाइड कर इसके बराबर होने के लिए। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन तो ये था विदाउट डिवाइडिंग, राइट। डिवाइड किस पर्पस के लिए किए हैं? ताकि ये दोनों, मैंने आपसे एक टास्क दिया कि मुझे दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन देना है। क्या करें? तो आपने बोला सर ये रेट ज़्यादा था, ये कम था, ये 3 टाइम ज़्यादा था, इसको 3 से डिवाइड कीजिए इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए मैंने डिवाइड किया, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया है?
एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, जो कि 90% स्टूडेंट को नहीं पता होता है। उनको लगता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है। इतना एम्फेसाइज आप स्कूल में किया भी नहीं जाएगा, ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। फिर से इसको एक बार पढ़िए तो, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, और ये क्या है स्टूडेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, राइट। तो क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन सेम है? डिफरेंट है। कौन ज़्यादा है? इसका रेट ज़्यादा है, क्योंकि इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका उतना टाइम में 2 मोल बन जाएगा। तो मोल के टर्म में इसका ज़्यादा रहे, 2 टाइम ज़्यादा है, तो दोनों को इक्वल करना है। क्या करें, और यहाँ पे निगेटिव नहीं देंगे ना, क्योंकि प्रोडक्ट साइड है, तो यहाँ पे कितना से डिवाइड कर दें। अगर इस क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या इक्वल हो जाएगा? चलिए स्टूडेंट, अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये लिख सकते हैं। तो ये नहीं लगा कि सबका कॉमन वैल्यू ले रहे हैं, इक्वल कर दिए। अब दिस, यहाँ देखिएगा, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, इस पूरे वैल्यू को ही बोलते हैं, कॉमन वैल्यू को, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब, यहाँ देखिएगा, इसका मतलब हुआ क्या कि अभी इस यहाँ से यहाँ तक देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए तो क्या हुआ है। केयर क्यों कि किसी पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस को उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो मिलता है वही मेरा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कीजिए वहाँ पे। ये क्या था? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और वो कितना से डिवाइड कर दिया? उसी का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तब वो क्या हो गया? सबके बराबर हो जाएगा। वही आपका क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब समझ में आया? रेट, आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसी एग्जाम्पल के लिए नहीं लगता है अलग वैल्यू रहेगा, विदाउट डिवाइडिंग बाई 3, सिर्फ ए वैल्यू, और 3 से डिवाइड कर दिए, तो 3 से डिवाइड करने के बाद इज इट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या इट बिकम्स रेट ऑफ रिएक्शन? और रेट देखिए, ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू इक्वल टू व्हाट? ये वैल्यू, करेक्ट। लेकिन अगर कोफिशिएंट 1:1 कोफिशिएंट सेम रहता तो सबको हम लोग क्या करते, उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करते तो बाद में तो कैंसिल हो जाता। अगर कोफिशिएंट सेम रहता तो क्या होता, आपस में कैंसिल होकर सिर्फ वैल्यू क्या रहता, तो उस कोफिशिएंट 1:1 रहने पे, कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 रहने पे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है। वजह, यहाँ अगर इसका कोफिशिएंट सेम रहेगा, ए सेम रहेगा, ए सेम रहेगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और वही किसके बराबर रहेगा? वही रेट भी बन जाएगा, और वही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट भी रहेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया? लेकिन फिर से इसको दोबारा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए,
बताए थे ना कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन अलग कॉन्सेप्ट और रेट ऑफ रिएक्शन, इसको क्या पढ़िएगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस of hydrogen with respect to time. और इसे क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? यस, अब समझ में आ गया कि दोनों सेम थिंग या डिफरेंट थिंग? रेट ऑफ यहाँ देखिएगा, अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। करेक्ट, कोफिशिएंट मुझे नहीं पता है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे? 1/a DA/dt इक्वल टू व्हाट? 1/b, यही तो आएगा ना लास्ट में इक्वल करने के लिए। जैसे मैंने अभी कैसे इसमें इक्वल किया था वैसे ही इक्वल करना चाहेंगे, तो देखते हैं ये दोनों भी इक्वल हो गया है, इसको इसका कोफिशिएंट से डिवाइड किए, इसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किए, इसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए थे, इक्वल टू व्हाट? 1/c dc/dt इक्वल टू व्हाट? 1/d dd/dt। यहाँ देखिए, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल रेट लॉ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना रहता तो क्या करते हैं? डेल्टा ए बाई डेल्टा टी और उसके बाद ए से डिवाइड करते, राइट? तो अब तो आपको क्लियर कट पता चल गया, जनरलाइज कर दिए। अगर ए बी सी और डी का वैल्यू इक्वल रहता तो नहीं लगेगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी तरीके मैंने बोला था कि अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1:1:1 रहेगा तो उस केस में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट, और रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या रहेगा? सेम हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन जहाँ पे 1:1:1 के रेशियो में नहीं रहेगा तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब पूरे रिएक्शन का बात कर रहे हैं आप, किसी एक का बात कर रहे हैं, पूरा रिएक्शन का एक कॉमन वैल्यू, राइट, उसी से पूरा रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। तो उस टाइम पे अगर 1:1:1 के रेशियो में नहीं रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग कॉन्सेप्ट रहेगा और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, आपको नहीं, आप यहाँ देखिएगा, सिर्फ ऐसे पूछते एक क्या है तब आपका आंसर क्या रहेगा? इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट, और इसी को अगर डी से डिवाइड कर दिया इसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तब ये क्या बन जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा।
ठीक है, अब तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे मेरा 4 केमिकल सब्सटेंस है ए बी सी एंड डी, किसी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन अगर बताएंगे डिफरेंट वैल्यू देगा या सेम वैल्यू, सेम वैल्यू इक्वल करना होना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं होगा तो हम लोग कर देंगे, राइट। इसका मतलब है कि इसके टर्म में बताएंगे तो ये से डिवाइड करके है, इसका तो मैं आपके जगह पर रहता तो ऐसे लिख लेता कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस चाहे रिएक्टेंट का हो या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस को उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद मुझे मिल जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेमन लैंग्वेज में यही लिखेगा ना, लिख लीजिए अपने टर्म में जिसको सिर्फ आप पढ़ें। मतलब मैं आपकी जगह पर आता तो ऐसे लिख लेता, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करेंगे, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करेंगे, देन वी गेट व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब बताइए अगर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डिफरेंशियल रेट लॉ में जो रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं वो सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म में बता सकते हैं या प्रोडक्ट के टर्म में बता सकते हैं या किसी के टर्म में भी बता सकते हैं, किसी के टर्म में। देखना लिखिए, इन बाय डिफरेंशियल रेट लॉ, by differential rate law we can find out rate of reaction, we can find out rate of reaction with respect to any reactant or any product। अब एक और चीज़ देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, डिफरेंशियल रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में इंडिकेट करते हैं, मास के टर्म में, मोल के टर्म में या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। याद रहेगा ये बात, क्योंकि इस पर आईआईटी का ऑब्जेक्टिव है आज से 10 साल पहले और दोबारा रिपीट हुआ है। सबसे खास बात है दोबारा रिपीट हुआ है और वो आने का चांस रहेगा सेकेंड टर्म में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लिखिए, differential rate law in terms of concentration, not in terms of mass। तो स्टूडेंट अभी तक जितना भी मैंने लेक्चर दिया उसको ध्यान से दोबारा एक बार पढ़िए। मैं आपको एक क्लास असाइनमेंट लेकर आता हूँ, ठीक है, और उसी के क्लास असाइनमेंट का केवल वर्क बनेगा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। हेलो स्टूडेंट, हाँ आप लोग क्लास असाइनमेंट में ग्रुप में शेयर किया हूँ, उसका एक्सरसाइज 1 बनेगा, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर होगा।
से एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ऑल्सो फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल्सो फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूँगा? हो गया? आपने कहा सर सबसे पहले ये लिखना चाहिए था, दिस इक्वल टू व्हाट? आप लोग भी ऐसे सॉल्व कर रहे थे, क्या लिखा? दिस इक्वल टू, अब देखिए आप सबसे पहले ए लिख लीजिएगा, दिया हुआ क्या था? गेस कीजिए। दिया हुआ ये था, गलत, ये दिया हुआ, उससे फर्क पड़ जाएगा भाई, नेगेटिव साइन दिया हुआ था, राइट? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस विदाउट नेगेटिव साइन या विद नेगेटिव साइन, ये दिया हुआ था विद नेगेटिव, करेक्ट? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 4.2 into 10 to the power -3, और कैपिटल एम का मतलब समझ रहे हैं ना, मोल पर लीटर, करेक्ट है यहाँ तक? और निकालना क्या है? निकालना था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो ए दिया हुआ है और ए निकालना है, तो दिस इक्वल टू दिस करके नहीं निकल जाएगा, करेक्ट? इसका मतलब है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन से डिफरेंशियल रेट लॉस है dNO2/dt निकालना ये था, तो दिस इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, इस 4 को यहाँ भेज दें, कितना हो जाएगा? -4/2 dN2/dt, करेक्ट? और ए वैल्यू दिया हुआ है विथ नेगेटिव साइन। जैसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया रहेगा, मतलब रिएक्टेंट का रेट दिया हुआ है पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो नेगेटिव साइन लगाकर कोई लिखा, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? 4.2 into 10 to the power, क्वेश्चन सॉल्व करना लेकिन उसको समझकर सॉल्व करना, तो क्लास का टाइम जो भी है तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम को प्रॉपर क्लियर कर लेंगे, अच्छा यहाँ पे बात था, तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो दिस इक्वल टू दिस कर देते हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस dN2/dt, मैंने इसी को इसके साथ इक्वल कर दिया, और ए वैल्यू तो दिया हुआ है कितना, 4.2 ना, इंटू 10⁻³ m सेकेंड इनवर्स, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2.1 इंटू 10⁻³ अब बताइए नेक्स्ट मैंने क्या बोला, ऑल्सो फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो सबसे स्लोएस्ट रेट रहता है उतना छोड़ दीजिए, अब इसमें से यहाँ तक क्या है, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन का ही एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू बता दें सर, दिस इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ये वैल्यू को बता दें, दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, या ये वैल्यू को बता दें, दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, ये वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में से कोई भी एक सर्कल बता दीजिए, वही आपका क्या होगा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस को उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिएगा, उस सब्सटेंस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, देन वी गेट व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछा रहता तो 2.1 into 10 to the power, बट यहाँ देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कुछ और है, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और है, तो रेट अब तो यकीन हो गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन अलग कौन से, और रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पूरे रिएक्शन का कॉमन वैल्यू वही सबके रहेगा, NO2 के लिए अलग रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, N2O5 के लिए अलग रहेगा, NO2 के लिए अलग रहेगा, O2 के लिए अलग रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, सबके लिए सेम रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा,
क्वेश्चन नंबर 2 आज से बहुत साल पहले पूछा हुआ है, ये दोबारा रिपीट हुआ है। आईआईटी का ऑब्जेक्टिव है, मेडिकल में भी रिपीट हुआ है। ग्राम ग्राम कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट? देखिए क्वेश्चन यही है, इसी क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है। बाकी लोग का कितना आया है? मोटा मोटी कुछ तो कैलकुलेट किए होंगे। 50 तो है नहीं आंसर। अच्छा, आप आंसर देख लिए हैं क्या कहीं पे? अच्छा, आंसर ऐसे आपका आ क्या रहा था? आंसर यहाँ पे गलत है, 50। और आपका क्या रहा है आंसर? 50। आपका क्या आंसर आ रहा है? 50। ऑनलाइन का स्टूडेंट सॉल्व करने के टाइम पे भी कुछ रिप्लाई किया कीजिए, सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है? कितना आंसर है? 50।
इसे मोस्ट लाइकली करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी। अब आप लोग अपना अपना मिस्टेक पकड़िए, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? टू SO2 O2 गैस कन्वर्ट इनटू व्हाट? गैस। दिया हुआ क्या है? और मान लेते हैं कि एक गैसियस रिएक्शन है तो किसी कंटेनर में ही हो रहा होगा, करेक्ट। तो उस कंटेनर में इसका इसके लिए डिफरेंट वॉल्यूम रहा होगा, सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम। आपको दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ व्हाट निकालना है। दिया हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम पर मिनट, राइट। भाई आपको A दिया हुआ था, पर मिनट, करेक्ट। इसको कितना से डिवाइड कर दें? अब यहाँ देखिए, क्या इसके हेल्प से A निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल के रेस्पेक्ट में रेट, तो इसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 100/80 ये बोल सकते हैं, मोल पर मिनट, हाँ या ना बोलिएगा। और सब लोग मेरे साथ बोलिए, डिफरेंशियल रेट लॉ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डिफाइन किया गया है, नॉट मास के टर्म में। आपने मास के टर्म में सोचा इसलिए 50 ग्राम आ रहा था, या आपका 200 ग्राम आ गया, जो भी आया, करेक्ट। बट जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसको मास के टर्म में लिखेंगे या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। तो दिया, ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं आपको कन्फ्यूज जानबूझ के चाह ही रहा था कि आप मिस्टेक करें। ये JEE मेन का ऑब्जेक्टिव है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं तो इसके टर्म में दिया और इतना पढ़ा दिया 1 आवर, उसके बाद चेक कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि आपने बातों को पकड़ा या नहीं पकड़ा, या क्वेश्चन चेंज तो आप भी चेंज, राइट। तो ये कितना हो गया? 5/4 मोल पर मिनट। इसी को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन क्रम है तो सर वॉल्यूम तो दिया हुआ है नहीं, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम भी है नहीं दिया हुआ, तो मतलब आप बिल्कुल मैं केमिकल काइनेटिक्स दो, ये मेरा फर्स्ट मेथड है सोल्यूशन का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका फर्स्ट में सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो सर 5/4 भी कर दीजिए, m मिनट इनवर्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब आप डिफरेंशियल रेट लॉ लिखें। आपको निकालना क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था, ए वैल्यू निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वैल्यू इस वैल्यू में 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। ए वैल्यू तो इतना है, तो क्या लिख सकते हैं? 5/4 भी डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5/8 भी m मिनट इनवर्स। बट आंसर में तो कॉन्सेंट्रेशन के आंसर टर्म में नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ तक आ गए, इसको हटाएं, यहाँ तक समझ में आ गया है? हेलो एवरीवन, भाई आप लोग रिस्पॉन्स किया कीजिए, बहुत ख़राब बात है। नहीं, जब तक हाँ ना बोलिएगा तब तक मैं हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा।
चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए तो एम इंटू भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, करेक्ट। इसमें अगर भी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेट विथ रिस्पेक्ट टू मोल, मोल के टर्म में DnO2 बाई dt विथ नेगेटिव साइन। कितना से मल्टीप्लाई कर लें, भी से मल्टीप्लाई कर लें। ये तो मोल पर लीटर पर मिनट है ना, बट मुझे मोल पर मिनट ही चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो क्या इसको लिख सकते हैं 5/8 v इंटू भी, ये हो गया मोल पर मिनट, भी और भी आपस में कैंसिल। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का 1 मिनट में कितना मोल डिसअपीयर हो रहा है। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का 1 मिनट में कितना मोल डिसअपीयर हो रहा है, 5/8 मोल, राइट। तो ऑक्सीजन का कितना मास डिसअपीयर हो रहा है, मोल को मास में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कितना से मल्टीप्लाई करके, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट से। एम स्टैंड फॉर मास लिख रहा हूँ, एम स्टैंड फॉर मास। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दें तो मास के टर्म में आ जाएगा, इंटू 32 ग्राम पर मिनट। एकदम सिस्टमेटिक सॉल्यूशन कर दिया हूँ। अब बताइए कितना, 20 ग्राम पर मिनट। तो कभी कभी आंसर की भी गलत हो सकता है, जानबूझ के गलत दिया गया था। सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो हम लोग का मेन मिस्टेक क्या था कि आप लोग डायरेक्ट निकाल लिए थे मास के टर्म में, बट डिफरेंशियल रेट लॉ किसके टर्म में था, मास के लिखवाए हैं ना कहीं पे पॉइंट बनाकर, डिफरेंशियल रेट लॉ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डिफाइन किया गया है। चलिए स्टूडेंट, ये तो हो गया बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स के मेथड से, करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन अगर सेकेंड टर्म में आएगा तो बन जाएगा, आएगा पक्का। अब इसमें ये दूसरी बात है कि एक एग्जाम्पल ना आके अमोनिया का एग्जाम्पल रहेगा। क्लास जो होम असाइनमेंट मिलेगा उस पर भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेगा। चलिए सेकेंड मेथड, बोलिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है, बोलिए रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। बोलिए मेरे साथ 2, 1, 2 ये सब क्या इंडिकेट करता है। 2 जो यहाँ पे रहता है रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू व्हाट, मोल। बट इसका दिया हुआ कितना था, 1 मिनट में कितना ग्राम बना है, 100 ग्राम बना है, करेक्ट। यहाँ देखिए ये लिखना सही था कि इसका 2 ग्राम के लिए इसका 1 ग्राम खर्च होगा, ऐसा कहीं बोलते हैं, बोलते हैं सर। इसका दिया हुआ कुछ भी रहे, बात तो मोल के टर्म में करेंगे तो 100 नहीं लेता है सर, वही तो मोल कॉन्सेप्ट से भी बन जाता है, करेक्ट। तो इसको मोल में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना मोल हो जाएगा 10/80। अब मेरे साथ पढ़िए, ये हो गया, क्या हो गया, ये मास था, ये क्या बन गया मोल। 2 मोल के लिए 1 मोल खर्च होगा, तो इसका 1 मोल के लिए ½ मोल खर्च होगा, तो इसका इतना मोल के लिए इतना में डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन खर्च इक्वल टू व्हाट, कंज्यूम इक्वल टू, ठीक है। यहाँ तक कितना हो गया 50/80, कितना मिनट में, इसका 1 मिनट में 100, इसका 1 मिनट में इतना मोल बना है, तो इसका 1 मिनट में इतना मोल कंज्यूम हो जाएगा। इसको मास में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन 1 मिनट। तो ये तो बिना केमिकल काइनेटिक्स का ज्ञान होते हुए भी बना सकते थे, नहीं था, बिना केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज का भी बन सकता था। दोनों मेथड रखिएगा अपने पास। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या आप लोग घर पे सॉल्व कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, लेकिन मैं 3 और 4 सॉल्व करूँगा, ठीक है।
क्लास असाइनमेंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के थ्रू जाऊंगा। ओके एवरीवन, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।